हेलो स्टूडेंट्स, मापन के उपकरण टूल्स ऑफ मेज़रमेंट चैप्टर इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आंकड़े संग्रह की विधि के या प्रविधि के रूप में प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन सर्वाधिक पुरातन तथा आधुनिक शोध विधि है। प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य एवं श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देखकर सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। और प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़े संग्रह करते समय शोधकर्ता यह परसेप्शन करता है कि लोग क्या कर रहे थे और क्या कह रहे हैं, तथा वह जो कुछ भी देखता या सुनता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और जिसका बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रेक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया। एक परिभाषा के रूप में प्रेक्षण आंकड़े संग्रहण के रूप में एक ऐसी प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों से संबंधित उन व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, रिकॉर्ड, कूट संकेतन किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों से संगत होते हैं। तो इस परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें प्रेक्षण विधि के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो नेचर की जब हम चर्चा करें तो उसमें नेचर में फर्स्ट पॉइंट है कि प्रेक्षण विधि में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। यहाँ पर विशिष्ट परिस्थिति का एक खास अर्थ है कि प्रेक्षण विधि का उपयोग विशेषतः उन स्थानों या परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ प्रेक्षण किए जाने वाले प्राणी अपना अधिकांश समय स्वाभाविक रूप से व्यतीत करते हैं, अथवा जो परिस्थितियाँ उनके लिए स्वाभाविक हैं या जिनसे वो परिचित हैं उसमें वे अपना समय व्यतीत करते हैं। तो प्रेक्षण विधि में ऑब्जर्वर या शोधकर्ता प्राणियों के स्वाभाविक व्यवहारों के अध्ययन पर बल डालता है। स्वाभाविक व्यवहार को उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि व्यवहार की परिस्थिति भी स्वाभाविक हो, अर्थात एक बिल्कुल ही स्वाभाविक परिस्थिति हो। जैसे शिक्षक एवं बच्चों की पारस्परिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन का यदि अध्ययन किया जाना है तो ये आवश्यक है कि इनका ऑब्जर्वेशन एक कक्षा या क्लासरूम में किया जाए या अन्य ऐसी परिस्थिति में किया जाए जहां शिक्षक एवं छात्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हों। नेक्स्ट है कि प्रेक्षण में मानव तथा पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी से मतलब मानव तथा पशु दोनों से। अक्सर छात्र भूल से समझ बैठते हैं कि प्रेक्षण में या ऑब्जर्वेशन में सिर्फ मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान में ऐसे बहुत से अध्ययन किए गए और जिसमें शोधकर्ता पशु के व्यवहारों का भी निरीक्षण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो दूसरे नेचर के रूप में या उसकी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव तथा पशु दोनों का अध्ययन प्रेक्षण में किया जाता है। प्रेक्षण में प्राणियों के व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कूट संकेतन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रेक्षण में 4 प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और वो हैं चयन, उत्तेजन, रिकॉर्डिंग करना और कोडिंग करना। तो चयन से तात्पर्य है, जब हम चयन की बात करें तो चयन से तात्पर्य कि चाहे जिस परिस्थिति में जिसका भी ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, प्रेक्षणकर्ता ऑब्जर्वर प्राणियों द्वारा परिस्थिति में किए गए अनेक व्यवहारों में से सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को अध्ययन के लिए चुनता जो शोध के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है उत्तेजन की। तो उत्तेजन प्रक्रिया में प्रेक्षणकर्ता द्वारा किया जाने वाला व्यवहार एक ऐसा सूक्ष्म एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है जिससे प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार में काफ़ी स्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। थर्ड है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग जो है उसमें इस बात का रिकॉर्ड रखना कि प्राणियों द्वारा कौन सा व्यवहार कितनी बार, किस रूप में, कितने समय में और कितनी प्रबलता के साथ हुआ है। और चौथी जो प्रक्रिया है वो है कूट संकेतन। तो कूट संकेतन से तात्पर्य रिकॉर्डेड डाटा का संक्षिप्तीकरण,
वर्गीकरण एवं विश्लेषण से होता है और इस प्रक्रिया में ऑब्जर्वर कुछ सांख्यिकीय विधियों का भी सहारा लेता है। तो इस तरह से प्रेक्षण एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रेक्षणकर्ता प्राणियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक विशिष्ट परिस्थिति में करके उनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के कितने प्रकार हैं, उसमें फर्स्ट प्रकार जो है वो है नियंत्रित प्रेक्षण बनाम अनियंत्रित प्रेक्षण, यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन में अक्सर एक स्वाभाविक परिस्थिति होती है जिसमें ऑब्जर्वर अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों या किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं और इसे हम नेचुरल या स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। प्राय ऐसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्तियों को ये पता होता है कि कोई उनके व्यवहारों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एग्ज़ाम्पल में के रूप में यदि हम समझें तो जब कोई शोधकर्ता बस में बैठे बैठे व्यक्ति की भीड़ व्यवहार का अचानक से ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देता है तो ये अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन या अनसिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का उदाहरण होगा। तो इस ढंग के ऑब्जर्वेशंस का प्रयोग समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री अपने अपने शोध कार्यों के बारे में आंकड़े संग्रह करने के लिए काफ़ी करते हैं। तो नेक्स्ट है सहभागी प्रेक्षण बनाम असहभागी प्रेक्षण। अभी हम नियंत्रित प्रेक्षण की चर्चा करेंगे। नियंत्रित प्रेक्षण में स्थिति कुछ दूसरी होती है। इस तरह के प्रेक्षण में या ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार ऑब्जर्वेशन करता है और इस तरह के ऑब्जर्वेशन की जो नियमावली है वो एक वैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम पर आधारित होती है और नियंत्रित ऑब्जर्वेशन में स्वाभाविक परिस्थिति भी हो सकती है, परंतु अक्सर इसमें परिस्थिति काफ़ी कंट्रोल्ड हो रहती है ताकि जो अनडिज़ायर्ड जो तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं उनका प्रभाव ऑब्जर्वेशन पर ना पड़े और इस ढंग के ऑब्जर्वेशन को क्रमबद्ध ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। चूँकि ये नियंत्रित ऑब्जर्वेशन एक प्रकार का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्वेशन है, अतः इसमें ऑब्जर्वर एक पूर्व योजना बनाकर कार्य करता है और ऑब्जर्वेशन की पूर्व योजना बनाते समय ऑब्जर्वर को तरह तरह के निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे उसे ये निर्णय करना पड़ता है कि किन किन परिस्थितियों में वह किन किन व्यवहारों को ऑब्जर्व करेगा, कितने समय तथा अमुक व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करेगा और उनके ऑब्जर्वेशन में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होंगे उनका विश्लेषण वो कैसे करेगा। तो नियंत्रित ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य क्या हुआ कि एक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध आंकड़ों को संग्रह करना जो है इसका नियंत्रित ऑब्जर्वेशन का मेन उद्देश्य है। एंड सेकेंड जो टाइप है वो है सहभागी प्रेक्षण बनाम असहभागी प्रेक्षण। तो ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्वेशन के दौरान अपनाई गई जो भूमिका के आधार पर प्रेक्षण के दो प्रकार बताए हैं। तो पहला है सहभागी प्रेक्षण। तो सहभागी प्रेक्षण ऐसा प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्वर व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों को ऑब्जर्व भी करता जाता है और इस ढंग के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। सचमुच में इस तरह के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर का उद्देश्य व्यवहारों को ठीक ढंग से ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए या वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्वेशन करना होता है और इस ख्याल से ही वह ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हाथ बटाता है। प्राय ऑब्जर्वर जो हैं व्यक्तियों के व्यवहार के हर पहलू के बारे में अपना एक विस्तृत रिकॉर्ड प्रेक्षण की जगह पर यानी ऑन द स्पॉट तैयार कर लेता है और बाद में उसका विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है और इस विधि में ऑब्जर्वर व्यक्तियों के समूह का होल टाइम मेंबर भी बनकर कार्य कर सकता है और पार्ट टाइम मेंबर बनकर भी कार्य कर सकता है, चाहे उसकी सदस्यता जिस प्रकार की भी हो। तो इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन जब ये करता है सहभागी ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति के
व्यवहार को या उसके परिचय को छिपा कर रखता है। और असहभागी प्रेक्षण, तो असहभागी प्रेक्षण ऐसे प्रेक्षण को कहा जाता है जिसमें ऑब्जर्वर व्यक्तियों के व्यवहार के का ऑब्जर्वेशन एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है, परंतु स्वयं व्यक्तियों की एक्टिविटीज़ में हाथ नहीं बटाता। और ये असहभागी जो प्रेक्षण है वो संगठित एवं संरचित होता है। ऑब्जर्वर पहले से ही इस बात की पूर्व योजना बना लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा, ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, आंकड़ों में कहाँ तक जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस होगी तथा किस ढंग से उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो ये जो असहभागी ऑब्जर्वेशन है वो एक दूसरे अर्थ में भी सहभागी ऑब्जर्वेशन से भिन्न होता है, क्योंकि सहभागी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर का परिचय छिपा रहता है, परंतु असहभागी ऑब्जर्वेशन में प्राय ऑब्जर्वर व्यक्तियों के बीच में ही बैठकर उनके व्यवहारों को ऑब्जर्व करता है और उनका प्रेक्षण, अतः उसका जो परिचय है वो छिपा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ अध्ययन ऐसे भी हुए हैं जिनमें असहभागी ऑब्जर्वेशन विधि अवश्य अपनाई गई, परंतु ऑब्जर्वर वन वे ग्लास यानी एक तरफा शीशे के पीछे छिपा रहता है, जहाँ से वह सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को तो ऑब्जर्व करता है परंतु उसे कोई देख नहीं पाता। तो इस तरह से जो टाइप्स हैं उसमें सहभागी बनाम असहभागी ऑब्जर्वेशन हमने ये पढ़ा। और तीसरा जो है वो है वर्गीकरण व्यवस्था तथा रेटिंग व्यवस्था। तो वर्गीकरण व्यवस्था विधि ऑब्जर्वेशन का एक प्रमुख प्रकार है। इस विधि में ऑब्जर्वर व्यक्ति के व्यवहारों को विभिन्न वर्गों में बांटते हुए उसका रिकॉर्ड करता है, और किसी भी अध्ययन में वर्गीकरण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोध की जो समस्या है वो क्या है और उसका स्वरूप क्या है। वर्गीकरण व्यवस्था के स्वरूप से हमारा अर्थ है कि वर्गों के प्रकार, वर्गों की संख्या और विभिन्न तरह के व्यवहारों के अध्ययन में उन वर्गों की उपयोगिता की सीमा की, यानी किस सीमा तक वो उपयोगी हैं, उससे हमारा आशय होता है। और जब ऑब्जर्वेशन विभिन्न वर्गों में बांटकर किया जाता है तो इसका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा क्या होता है कि इससे ऑब्जर्व किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित सभी पहलुओं की रिकॉर्डिंग हो जाती है, और ऑब्जर्वेशन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो उन पर हम डिपेंड नहीं होते। तो इस तरह से ये जो है ना वर्गीकरण व्यवस्था है। और वर्गीकरण व्यवस्था जो है वो शोध समस्या के बारे में संग्रह किए गए जो आंकड़े हैं, इससे जो हम आंकड़े संग्रह करते हैं वो बहुत ही अधिक विश्वसनीय आंकड़े होते हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकरण व्यवस्था जो है ऑब्जर्वेशन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एंड वर्गीकरण व्यवस्था तथा नेक्स्ट है रेटिंग व्यवस्था। तो रेटिंग मापनी क्या है? सामान्यतः हम रेटिंग मापनी एक ऐसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से ऑब्जर्वर या रेटर जो रेटिंग करता है ना, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को एक दिए गई कैटेगरी स्केल यानी वर्ग मापनी के रूप में मापता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब शिक्षक जो है वो छात्रों में समय निष्ठता, पंक्चुअलिटी जिसको हम कहते हैं, को अत्यधिक ऊंचा, साधारण और कम, ये 3 रेटिंग्स वो करता है। अत्यधिक ऊंचा एक्सट्रीमली हाई, मॉडरेट साधारण जिसको हम बोलते हैं, और लो तथा बिल्कुल ही कम एक्सट्रीमली लो की वर्ग मापनी के रूप में जब मापते हैं तो रेटिंग मापनी का ये एक उदाहरण हम कह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन का स्वरूप क्या है और ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार का होता है, तो ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसी में आगे जो हमने ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो यूज़ करेंगे, तो ये टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं यूज़ करने के, तो प्रेक्षण विधि की कुछ खास विशेष उपयोगिताएं होती हैं। फर्स्ट है कि प्रेक्षण विधि में व्यक्तियों के व्यवहारों, घटनाओं, वस्तुओं को उसी रूप में अध्ययन किया जाता है जिस रूप में वे अवतरित
होते हैं। इसका विशेष लाभ ये है कि इस विधि द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों में रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता अधिक होती है और शोध समस्या के बारे में लिया गया जो अंतिम निष्कर्ष है वो भी वैलिड होता है। और दूसरा पॉइंट है कि शिशुओं एवं पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने की सुविधा भी इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक में होती है। नेक्स्ट है कि प्रेक्षण विधि द्वारा हम उन व्यक्तियों के व्यवहारों का भी अध्ययन कर सकते हैं जो प्रेक्षक की भाषा नहीं जानते। जैसे यदि प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को ऐसे विदेशियों के व्यवहारों का अध्ययन करना है जो उनकी भाषा नहीं जानते, तो इस विधि द्वारा आसानी से उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन विधि में सरलता, विश्वसनीयता तथा वेरिफिकेशन सत्यापन की सुविधा होती है और इस विधि की उपयोगिता का क्षेत्र अन्य विधियों की उपयोगिता के क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। अब है कमियां। तो ऑब्जर्वेशन की क्या कमियां हैं? तो ऑब्जर्वेशन मेथड की सबसे जो प्रमुख लिमिटेशन या कमी है वो ये है कि इस विधि द्वारा प्राणी के उन व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है जो आंतरिक हैं या जो बाह्य रूप से दर्शनीय नहीं होते। जैसे प्राणी की भावनाओं, संवेदनाओं तथा व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो हैं इनको हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते और ये आंतरिक व्यवहार होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्रेक्षण विधि में सामान्यतः प्रेक्षक यह कोशिश करता है कि वह घटनाओं या व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति में करे और इसके लिए स्वाभाविक परिस्थिति से अपने आप उत्पन्न होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और चूंकि इस इंतज़ार की घड़ी अनियत होती है, इसलिए ऑब्जर्वर का जो पेशेंस है, धैर्य है और अभिरुचि दोनों ही समाप्त होते दिखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यदि कोई शोधकर्ता ये अध्ययन करना चाहता है कि युद्ध का प्रभाव व्यक्ति की मनोदशा पर कैसा पड़ता है तथा युद्ध छिड़ जाने पर उनके व्यवहारों में किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं, तो उसे स्वभावतः उस समय तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि युद्ध प्रारंभ ना हो जाए। और युद्ध कब प्रारंभ होगा इसका पूर्वानुमान चूँकि ऑब्जर्वर के बस की बात नहीं है, इसलिए वह इस विधि द्वारा आंकड़े इकट्ठा करने का विचार छोड़ देता है। एंड नेक्स्ट जो इसकी कमी है वो ये है कि जब व्यक्तियों को ये पता चल जाता है कि उसके व्यवहार को कोई विशेष व्यक्ति ऑब्जर्व करके अध्ययन कर रहा है, तो वह अपना स्वाभाविक व्यवहार बदल देता है और कुछ अस्वाभाविक व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अस्वाभाविक व्यवहार के अध्ययन के बाद शोधकर्ता जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह निश्चित रूप से विश्वसनीय और ना ही वैध होता है। ना तो विश्वसनीय होते हैं और ना ही वैध होते हैं। और लास्टली हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन विधि में आत्मनिष्ठता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। ऑब्जर्वर प्रेक्षण विधि जो है वो ऑब्जर्वर के परसेप्शन, उद्देश्य, पर्पस तथा ज्ञान द्वारा सीधे प्रभावित होती है। और ऑब्जर्वेशन करते समय जो ऑब्जर्वर है वो आंकड़ों में अपनी इच्छा से या अपने बायस होकर पूर्वाग्रह के अनुकूल कुछ अनावश्यक जोड़ घटाव करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। अर्थात कि कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि प्रेक्षण विधि में सब्जेक्टिव फैक्टर्स, आत्मनिष्ठ कारकों का हाथ होने से उसका परिणाम जो है ना, उसके परिणाम की निर्भरता लगभग समाप्त हो जाती है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि कमियां होने के बावजूद भी प्रेक्षण विधि का प्रयोग उसकी सरलता, उसकी सुगमता और उसकी विश्वसनीयता के कारण बिहेवियरल रिसर्चेज में यानी व्यवहार परक शोधों में बहुत अधिक किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे टूल्स ऑफ मेज़रमेंट के अंतर्गत ये हमारा थर्ड टॉपिक था। पहले हमने इंटरव्यू पढ़ा था, उसके बाद हमने केस स्टडी मेथड पढ़ा था एंड थर्ड जो हमारा मेथड था वो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। थैंक यू।